प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी भूगोल की किताब पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 4 पृथ्वी की गतियां का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 2 भागों में बांट लिया है। पहले भाग में हमने पृथ्वी के परिभ्रमण तथा परिक्रमण के बारे में जाना था। इन दोनों शब्दों की परिभाषाओं के बारे में जाना था। साथ ही हमने पृथ्वी की घूर्णन गति के फलस्वरूप होने वाले दिन और रात को भी समझा था। आज इस पाठ के दूसरे भाग में हम पृथ्वी की वार्षिक गति को विस्तार से समझेंगे। साथ ही वार्षिक गति के कारण होने वाले ऋतु परिवर्तन को भी विस्तार में जानेंगे। पृथ्वी को ताप के आधार पर कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है, इसकी भी चर्चा हम आज की कक्षा में करेंगे। बच्चों, आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम एक बार भाग 1 में सीखी गई बातों को दोहरा लेते हैं। देख लेते हैं कि हमने भाग 1 में क्या क्या जाना था। भाग 1 में हमने परिभ्रमण और परिक्रमण की परिभाषा को जाना था। पृथ्वी अपनी धुरी या अक्ष पर लगातार घूमती रहती है और पृथ्वी का अपनी धुरी या अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा करने को ही पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष और कक्षा तल को भी हमने विस्तार से जाना था। पृथ्वी की धुरी या अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के दोनों सिरों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और साथ ही मध्य बिंदु से होकर के गुजरता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। जिस पथ पर ये परिक्रमा करती है उसे हम पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। यदि पृथ्वी की कक्षा को एक समतल के रूप में मान लिया जाए तो इसे ही हम पृथ्वी का कक्षा तल या कक्षीय समतल कहते हैं। इसे हमने पिछले भाग में बहुत विस्तार से समझा था। पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति, हमने जाना था कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति को ही पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी को अपनी धुरी या अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं और हम जानते हैं कि 24 घंटे का एक दिन होता है। तो इसीलिए पृथ्वी की परिभ्रमण गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। साथ ही पृथ्वी चूंकि एक ही अक्ष के चारों ओर घूमती है, इसलिए इसे घूर्णन गति भी कहते हैं। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति, दैनिक गति या घूर्णन गति एक ही बात है। इसे आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के इस प्रकार घूर्णन करने के कारण 2 प्रभाव होते हैं। क्रमशः दिन और रात होते हैं और सूर्य, चंद्रमा आदि हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इन बातों पर भी हमने पूरी तरह चर्चा की थी। पृथ्वी पर जब जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वह प्रकाशित होता है तो वहाँ पर दिन होता है, और जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ अंधकार होता है, इसलिए वहाँ पर रात होती है। पृथ्वी पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त कहते हैं। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। इसी कारण से हमें सभी आकाशीय पिंड सूर्य, चंद्रमा आदि पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों ही बिंदु पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव हैं। हमने पृथ्वी के परिक्रमण को भी जाना था। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है और हमने अधिवर्ष को भी समझा था। आइए हम पिछले भाग के कुछ चित्रों को देख करके अपने पिछले भाग को और अच्छी तरह याद कर लेते हैं। आपने ये सभी चित्र पिछले भाग में देखे थे। पहला चित्र पृथ्वी की घूर्णन गति को दिखा रहा है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। उसके नीचे जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी पर प्रकाश वृत्त को दिखा रहा है। प्रकाश वृत्त वो है जो पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करता है, उसे हम प्रकाश वृत्त कहते हैं। बीच वाला चित्र हमें ये दिखा रहा है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है।
जिसके कारण सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए या गति करते हुए दिखाई देते हैं। ये आखिरी चित्र जो आपको नीला वृत्त दिखाई दे रहा है, ये तो आपको अच्छी तरह याद होगा। ये नीला वृत्त हमारी पृथ्वी को दिखा रहा है और इस पर देखिए पृथ्वी की धुरी बनी हुई है जो दोनों ध्रुवों और मध्य बिंदु से गुजर रही है रेखा, वो पृथ्वी की धुरी है। और इस पर हमने अच्छी तरह से पृथ्वी के अक्ष और कक्षातल को पिछली कक्षा में जाना था। आइए अब हम देखें कि आज इस पाठ के दूसरे भाग में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम पृथ्वी की वार्षिक गति को विस्तार से समझेंगे। साथ ही वार्षिक गति के कारण होने वाले मौसम में बदलाव यानी ऋतु परिवर्तन को समझेंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के आधार पर अपसौर और उपसौर क्या होते हैं, इन्हें जानेंगे। सूर्य कब उत्तरायण होता है और कब दक्षिणायन होता है, ये कैसे पता चलता है, इसे भी हम आज की कक्षा में जानेंगे। विषुव किसे कहते हैं और वसंत विषुव और शरद विषुव क्या होते हैं, इनकी चर्चा भी आज की कक्षा में की जाएगी। बच्चों, हम ये जानते हैं कि दिन कभी छोटे होते हैं और कभी बड़े लंबे दिन होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? दिन और रात की अवधि किस प्रकार बदलती है, इसे भी हम आज की कक्षा में जानेंगे। और पृथ्वी को ताप के आधार पर कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है, इसकी चर्चा भी हम आज करेंगे। बच्चों, ये आपको चित्र ध्यान होगा, ये हमने अपनी पिछली कक्षा में भी देखा था। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। ये देखिए, आपको चित्र में पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरी परिक्रमा में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। हम जानते हैं कि सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। और वार्षिक का अर्थ क्या हुआ बच्चों? वार्षिक का अर्थ हुआ साल में एक बार होने वाला, यानी वर्ष में एक बार होने वाला। और हमारी पृथ्वी को पूरा एक वर्ष लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में, इसलिए पृथ्वी की इस परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। और ये जो अतिरिक्त 6 घंटे बच जाते हैं, ये अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन के रूप में जोड़ दिए जाते हैं और प्रत्येक चौथा वर्ष अधिवर्ष होता है। ये हमने पिछली बार भी आपको बताया था। जो चौथा वर्ष अधिवर्ष होता है उसमें फरवरी 28 दिन की बजाय 29 दिन की होती है और उसमें पूरे साल में 366 दिन होते हैं और उसे हम अधिवर्ष कहते हैं। और पृथ्वी की वार्षिक गति और परिक्रमण गति को आपने समझ लिया अच्छी तरह से। अधिवर्ष भी बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? जी हाँ बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि पृथ्वी की इस वार्षिक गति का प्रभाव क्या होता है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति के कारण मौसम में बदलाव होता है, यानी ऋतु परिवर्तन होता है। हमने जाना था कि पृथ्वी हमारी अपनी धुरी या अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, इसे हमने समझा था। ये जो पृथ्वी हमारी 23.5 अंश अपनी धुरी पर झुकी हुई है, ये हमेशा एक ही ओर झुकी रहती है, यानी पूरे वर्ष इसका झुकाव एक ही ओर होता है। पृथ्वी के 23.5 अंश अपनी धुरी पर झुके होने और सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करने के कारण मौसम बदलते हैं। बच्चों, आप सभी ने अनुभव किया होगा कि कभी कभी हम एक गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। फिर जब ठंडक के दिन आते हैं तो हम स्वेटर पहनते हैं और कभी कभी तो इतनी भीषण ठंड होती है कि हमें आग तापनी पड़ती है। कभी मौसम सुहावना होता है, सब बाहर घूमने निकल जाते हैं और कभी बारिश होती है तो हमें छतरी का सहारा लेना पड़ता है। तो ये जो मौसम बदलते हैं, ये इसीलिए बदलते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा कर रही है। इन दोनों कारणों से ही मौसम बदलते हैं या ऋतु परिवर्तन होता है। यदि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती तो परिक्रमण गति के बावजूद ऋतु परिवर्तन नहीं होता और सदैव पृथ्वी पर दिन और रात समान अवधि के यानी कि 12-12 घंटे के होते। तो बच्चों, अब आप अच्छी तरह जान गए
कि पृथ्वी के 23.5 अंश झुके होने और पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही मौसम बदलते हैं और कभी गर्मी, कभी ठंडक तो कभी बारिश आती है। बच्चों, आपने ये जाना कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। इस पथ पर परिक्रमा करने के कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बदलती रहती है। ये कभी कम होती है और कभी ज़्यादा। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो बदलती रहती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, यानी सबसे अधिक दूर होती है। देखिए बच्चों, चित्र में भी दूर दिखाई दे रही है ना पृथ्वी। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। इस स्थिति को अपसौर या एफेलियन कहते हैं। इसी प्रकार 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। सूर्य के सर्वाधिक निकट मतलब सूर्य से सबसे पास में होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। उपसौर को इंग्लिश में पेरिहीलियन कहते हैं। तो बच्चों, कब होता है अपसौर? 4 जुलाई को अपसौर होता है और 3 जनवरी को उपसौर होता है। इन सभी तिथियों को बच्चों आपको याद रखना है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और हमारी पृथ्वी के ग्रह होने के कारण इसमें अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं है। हमारी पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है और उसी से ऊष्मा प्राप्त करती है। सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्यातप कहा जाता है। तब ये सूर्यातप कभी ज़्यादा होता है और कभी कम होता है, यानी ये ऊर्जा कभी कम मिलती है, कभी ज़्यादा। ऐसा कैसे होता है बच्चों? हमने अनुभव किया है कि दोपहर में गर्मी ज़्यादा होती है और प्रकाश भी तेज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोपहर में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। जब पृथ्वी पर किरणें सीधी पड़ती हैं तो उस समय प्रकाश क्षेत्र कम होता है, लेकिन तीव्रता ज़्यादा होती है। जब तीव्रता ज़्यादा होती है तो उसे हम कहेंगे कि सूर्यातप ज़्यादा है, क्योंकि सूर्यातप क्या है बच्चों? सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा। तो जब किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं उस समय सूर्यातप ज़्यादा होता है और प्रकाश क्षेत्र कम होता है, लेकिन तेज प्रकाश होता है। इसके विपरीत जब सुबह और शाम में यानी प्रातःकाल और सायंकाल के समय पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। पृथ्वी पर तिरछी किरणें पड़ने के कारण उस समय प्रकाश क्षेत्र ज़्यादा होता है, मतलब प्रकाश ज़्यादा फैलता है, लेकिन उस समय प्रकाश की तीव्रता कम होती है, या हम ये कह सकते हैं कि उस समय सूर्यातप कम होता है। तो बच्चों, इस प्रकार जब सूर्यातप अधिक होता है तो प्रकाश क्षेत्र कम होता है और जब प्रकाश क्षेत्र ज़्यादा होता है तो सूर्यातप कम होता है। इस तथ्य को आप खुद करके भी समझ सकते हैं। कैसे करेंगे? आइए देखें। ये देखिए बच्चों, जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है, आप किसी सीधी सतह या कागज़ पर, सीधे कागज़ पर टॉर्च से प्रकाश डालिए। जब आप सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश डालेंगे तो आपको प्रकाश कम क्षेत्र में फैला हुआ दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादा तेज दिखाई देगा। आप इसको जब सीधी सतह पर डालेंगे तो ये आपको प्रकाश एक गोले के रूप में दिखाई देगा और तेज दिखाई देगा। और यदि आप सतह को थोड़ा तिरछा कर दें तो प्रकाश क्षेत्र फैल जाता है, यानी कि प्रकाश ज़्यादा जगह पर फैला हुआ दिखाई देता है और कम तेज दिखाई देता है। बिल्कुल यही प्रभाव सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर होता है। जब पृथ्वी की किरणें धरती पर या पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं तब प्रकाश क्षेत्र कम होता है और सूर्यातप ज़्यादा होता है, जैसे दोपहर में। और जिस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं उस समय सूर्य का प्रकाश ज़्यादा क्षेत्र में फैलता है, यानी प्रकाश क्षेत्र ज़्यादा होता है और सूर्यातप कम हो जाता है। इसे आपने अच्छी तरह चित्र के माध्यम से भी समझ लिया। बच्चों, इस प्रकार हमने चर्चा करी कि जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो सूर्यातप अधिक होता है और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो सूर्यातप कम होता है। इसी प्रकार जब सूर्य की किरणें उत्तर दिशा में सीधी पड़ती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ पर सूर्यातप अधिक होता है और वहाँ अधिक गर्मी होती है।
और यदि सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में या दक्षिण दिशा में सीधी पड़ती हैं तो वहाँ पर सूर्यातप अधिक होता है और वहाँ पर गर्मी होती है। सूर्य की सीधी किरणों के उत्तर या दक्षिण दिशा में पड़ने के आधार पर ही सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना कहा जाता है। जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं तो उसे हम सूर्य का उत्तरायण होना या उत्तर अयनांत कहते हैं, और जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं तो उसे हम सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्यातप होता है, यानी कि इस समय वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में दिन होता है और अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। बच्चों, इस बात को आप चित्र के माध्यम से भी समझिए। देखिए बच्चों, ये जो हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है, इसमें ये अक्ष वाली रेखा जिस पर उत्तर और दक्षिण लिखा हुआ है, इसका उत्तरी सिरा सूर्य की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। जब जो हिस्सा सूर्य की ओर झुका हुआ है वहाँ पर सूर्यातप ज़्यादा होगा, इसीलिए इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्यातप ज़्यादा होता है और इसीलिए इसको सूर्य का उत्तरायण होना कहते हैं। यदि आप इसमें आर्कटिक वृत्त के ऊपर देखें तो वहाँ पर पूरे भाग में दिन होगा और इसी तरह दक्षिण दिशा में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में पूरे भाग में रात होगी। इस समय चूंकि उत्तरी गोलार्ध में अधिक सूर्यातप है तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होगी। इसके बिल्कुल विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को शीत संक्रांति या मकर संक्रांति कहते हैं और इसे सूर्य का दक्षिणायन होना भी कहा जाता है। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। सर्वाधिक सूर्यातप का मतलब है कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। इस समय अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, क्योंकि यहाँ पर अधिक सूर्यातप प्राप्त हो रहा है। इस चीज़ को भी बच्चों आप अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, इस समय आपको दक्षिणी सिरा, पृथ्वी का दक्षिणी सिरा यानी जो पृथ्वी का अक्ष है उसका दक्षिणी सिरा सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है और उत्तर वाला हिस्सा सूर्य से दूर दिखाई दे रहा है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ है तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और इसे हम सूर्य का दक्षिणायन होना कहेंगे। अच्छी तरह बच्चों चित्र से समझने का प्रयास करिए। देखिए, दक्षिणी वाला सिरा जो है वो सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है और उत्तर वाला हिस्सा सूर्य से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे ही हम सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। बच्चों, इन तिथियों को आपको बहुत ध्यान से याद करना है। इस प्रकार हमने जाना कि वर्ष में एक बार सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और एक बार मकर रेखा पर सीधा चमकता है, परंतु वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति भी आती है कि जब सूर्य विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। आइए जानें ये तिथि कौन कौन सी हैं। इस चित्र को भी बच्चों ध्यान से देखिए। इसमें जो सूर्य के ऊपर और नीचे जो तिथि लिखी हुई है 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों तिथियों को 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। कोई भी ध्रुव इस समय सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। इस समय सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ने के कारण इस समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और इस समय विषुवत रेखा पर ही सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होगा, क्योंकि हमने जाना है जहाँ पर किरणें सीधी पड़ती हैं वहीं पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है।
तो इस समय इन दोनों तिथियों को सर्वाधिक सूर्यातप भूमध्य रेखा पर होगा। इन तिथियों को विषुव कहा जाता है। विषुव विषुवत रेखा से लिया गया शब्द है, क्योंकि इन तिथियों को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए इन दोनों तिथियों को विषुव कहा जाता है। तो विषुव कब होता है बच्चों? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की तिथि होती है। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है, क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। आइए बच्चों, अब हम चित्र के माध्यम से पूरे वर्ष में मौसम के बदलाव को यानी ऋतु परिवर्तन को समझें। ये चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 37 पर दिया हुआ है। बच्चों, हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए ऋतु परिवर्तन को हम उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में समझ रहे हैं। देखिए बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में शीत ऋतु होती है ना। आपने भी जाड़े में देखा है, जनवरी में जाड़ा होता है ना हम सभी के वहाँ। तो जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। धीरे धीरे मार्च तक आते आते ये बसंत ऋतु में बदल जाता है। बसंत ऋतु के बाद मार्च से जून तक आते आते ये बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तित हो जाती है और मई जून में हमारे यहाँ गर्मी होती है। ये ग्रीष्म ऋतु सितंबर आते आते बसंत ऋतु में बदल जाती है और सितंबर से दिसंबर तक आते आते पुनः ये शरद ऋतु होते होते पुनः शीत ऋतु में बदल जाती है। हम जानते हैं कि दिसंबर में शीत ऋतु होती है और इसीलिए हमें जनवरी में शीत ऋतु का अनुभव होता है। बच्चों, एक बार पुनः देख लेते हैं। जनवरी में शीत ऋतु होती है जो मार्च तक आते आते बसंत ऋतु में बदल जाती है। इसके बाद बसंत ऋतु जून तक ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तित हो जाती है। ये ग्रीष्म ऋतु सितंबर तक आते आते शरद ऋतु में परिवर्तित होती है और ये शरद ऋतु दिसंबर तक आते आते शीत ऋतु में बदल जाती है, जिससे हमें जनवरी में पुनः शीत ऋतु का अनुभव होता है। ये पूरी चर्चा हमने उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में करी है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियाँ बिल्कुल इसके विपरीत होती हैं। इसे आप चित्र के माध्यम से स्वयं भी समझने का प्रयास करिएगा और बोल करके देखिएगा और इन सब तिथियों को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित अभ्यास कार्य भी हम करेंगे। बच्चों, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको जानना चाहिए। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुके होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्यातप प्रदान करता है। 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तो वहाँ पर अधिक सूर्यातप होगा। इसी कारण वहाँ पर सूर्यातप अधिक होता है और ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून को ये झुकाव अधिकतम होता है और इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन तथा दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तो इस समय दक्षिणी ध्रुव पर अधिक सूर्यातप प्राप्त होगा। ये झुकाव 22 दिसंबर को अधिकतम होता है। इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन होता है और उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। बच्चों, हमने ये जाना है और आपने अपने घर में बड़ों से भी सुना होगा कि गर्मी में दिन बहुत लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, और जबकि जाड़ों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दिन और रात की अवधि कैसे बदलती रहती है? आइए इसे भी जानें। इस चित्र को ध्यान से देखिए। सबसे पहले सूर्य की मध्य स्थिति को देखिए। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। जब विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा तो वहाँ पर सर्वाधिक सूर्यातप होगा। पृथ्वी के लगातार गति करते रहने के कारण सूर्य 21 मार्च से 21 जून तक हमें उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधी किरणें डालता है।
21 जून को हम ग्रीष्म संक्रांति या सूर्य का उत्तरायण होना भी कहते हैं। इस प्रकार 21 मार्च से 23 जून तक उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है, यानी दिन लंबे होते जाते हैं। इसके बाद 21 जून के बाद पुनः सूर्य वापस विषुवत वृत्त की तरफ आने लगता है और 23 सितंबर को पुनः विषुवत वृत्त पे सीधी किरणें डालता है और धीरे धीरे आते आते 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर सीधी किरणें डालता है। जब मकर रेखा पर सीधी किरणें आती हैं तो उस स्थिति को हम शीत संक्रांति या दक्षिणायन कहते हैं। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि घटती जाती है, यानी दिन छोटे होते जाते हैं। इस प्रकार बच्चों दिन की अवधि घटती और बढ़ती रहती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है 12-12 घंटे की। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है और इसके ठीक विपरीत स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होगी, यानी कि वहां पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। पृथ्वी को सूर्यातप के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटा गया है: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जितने भी अक्षांश होते हैं उन पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है और सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करता है। इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यहाँ पर हमेशा मध्यम तापमान रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। इस क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, इसलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। चित्र में बच्चों हरे रंग से जो भाग दिखाई दे रहा है वो उष्ण कटिबंध का है, नारंगी रंग से जो भाग दिखाई दे रहा है वो शीतोष्ण कटिबंध का है और सफ़ेद रंग से दिखाया गया भाग शीत कटिबंध को दिखा रहा है। बच्चों इस पूरी चर्चा में हमने कई नए शब्द जाने। कर्क संक्रांति, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के ओर झुके होने के कारण 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, इसे कर्क संक्रांति या उत्तर अयनांत भी कहते हैं। मकर संक्रांति या दक्षिण अयनांत, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं, इसे मकर संक्रांति या दक्षिण अयनांत कहते हैं। विषुव हमने चर्चा की थी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं। इन तिथियों को विषुव कहा जाता है। क्षितिज, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस क्षेत्र को क्षितिज कहते हैं। बच्चों आज हमने क्या क्या जाना, आइए एक बार देख लेते हैं। आज हमने पृथ्वी की वार्षिक गति के बारे में विस्तार से समझा। पृथ्वी की वार्षिक गति के अंतर्गत ऋतु परिवर्तन को जाना, अपसौर और उपसौर को जाना, सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना जाना। साथ ही विषुव को समझा, दिन और रात की अवधि कैसे बदलती है इसे जाना। साथ ही पृथ्वी के ताप कटिबंधों को जाना। आइए बच्चों अब हम कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। नीचे लिखे कथनों में से सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। आपको ये सभी अच्छे से आते होंगे। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घवृत्ताकार है। बताइए बच्चों सही है या गलत? जी हाँ बच्चों, ये कथन सही है। दूसरा है 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। नहीं बच्चों, ये तो कथन गलत है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तीसरा है पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। जी हाँ बच्चों, ये सही कथन है, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। चौथा है वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो जी हाँ बच्चों, ये तो गलत है। वार्षिक गति के कारण दिन और रात नहीं होते। दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं। दूसरा प्रश्न है स्तंभों का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको 2 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, एक में घटनाएं लिखी हुई हैं और दूसरे में तिथि लिखी हुई है। तो आइए मिलाते हैं। उपसौर किस तिथि को होता है? 3 जनवरी को।
वसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को। अब सौर की तिथि क्या थी बच्चों? 4 जुलाई। और शरद विषुव कब था बच्चों? 23 सितंबर। ये सभी आपको अच्छी तरह याद होंगे। बच्चों अब ये कार्य आप अपनी कॉपी पर करिएगा। उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर और दक्षिण अयनांत वही हैं बच्चों, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है कारण बताइए कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। कुछ परियोजना कार्य भी कर लीजिए बच्चों, आपको ये तो बहुत पसंद है ना। जी हाँ बच्चों, आप एक चार्ट पर 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति का चित्र बनाइएगा। साथ ही हमने आज विभिन्न ऋतुओं की चर्चा करी ना, तो विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्रों की भी सूची बनाइएगा। बच्चों आशा है ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप इसे अपनी किताब से पढ़कर दोहरा लीजिएगा और उसमें दिए हुए सभी अभ्यास कार्य कर लीजिएगा। अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक आप सभी अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।